इसको दिया गया है। इसमें जो मूल कंपोनेंट है वो जन भागीदारी है। इसमें शासन का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो अभी तक कार्य हुए उन योजनाओं से लोगों को परिचित कराया जाए, जो लाभार्थी हैं उन तक उनको लेके जाया जाए। एक तो अभियान ये है। दूसरा, जैसा कि लोकतंत्र के जो परिपाटी है उसके हिसाब से सरकार पारदर्शिता के साथ लोगों को आमंत्रित कर रही है कि आप हमें सुझाव दें कि आगे और क्या करना है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लोगों की आकांक्षा होगी और वो एक सुझाव इस तरीके से मांगा है जिससे जीवन में लोगों के बदलाव आए, लोगों के परिवर्तन आए। वो हर एक वर्ग है उसमें शामिल, चाहे वो उद्योग व्यापार हो, चाहे कृषि हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम हो। हर एक कार्यक्रम के बारे में सुझाव देने के साथ साथ वो और ज़्यादा क्या चाहते हैं कि जो इस कार्यक्रम में नहीं आ रहा है वो भी अपने यहाँ बैठे बैठे वो अपने मोबाइल फ़ोन से चाहे तो QR कोड से जनरेट करके अपने सुझाव दे सकता है। हम लोगों से लगातार आग्रह भी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका सुझाव मिले और सुझाव में शिकायतों के लिए IGRS पोर्टल है, उसमें शिकायतें डालें। सुझाव अपने कि उनके अंदर भी तो दिमाग में चल रहा होगा कि कोई चीज़ अगर ऐसे होती तो बेहतर होता, तो अपने सुझाव ही ज़्यादा दें। सर, विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम हुआ है, तो किन किन लोगों से आपने संवाद किया है और क्या क्या लोगों की जो है प्रतिक्रियाएं आई हैं? देखिए, इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था उसके अनुरूप पहली बात तो है कि हर एक वर्ग से हमें फीडबैक लेना है। प्रयास तो हमारा हर एक वर्ग को उसमें जोड़ना है, लेकिन मूल जो सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके सरकार ने दिया है, जो मैंने अभी आपको गिनाए कि वो हर एक उसका सेक्टर है और उस सेक्टर के अनुरूप सभी लोगों को आमंत्रित किया गया, चाहे वो उद्योग व्यापार के हों, उद्योग अलग, व्यापार अलग, कृषि अलग, शिक्षा अलग, स्वास्थ्य अलग, हर एक तरीके के लोग वहाँ पे शामिल हैं। उसमें कई सारे कंपोनेंट्स हैं जिससे कुपोषण है और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड सभी के फीडबैक को हम ले रहे हैं। उसमें जितने सेक्टर्स डिफाइंड है उन सेक्टर्स में तो लोगों के फीडबैक ले भी रहे हैं, पर उनसे बाहर भी अगर कोई फीडबैक दे रहा है उसको भी हम नोट कर रहे हैं और उसी के अनुरूप सारी चीज़ें हम एक बार कंपाइल करके शासन के पास भेजेंगे, जो संभल के बारे में लोगों का सुझाव। सर, 2024 में जो 24 नवंबर को हिंसा हुई थी उसका जनपद संभल में एक ATS की यूनिट की स्थापना की जाएगी, किस तरीके से? देखिए, ATS की स्थापना उसी का एक कड़ी का एक हिस्सा है। देखिए, संभल हमारे पूरे मंडल का सबसे पिछड़े जनपदों में गिना जाता है। यद्यपि अगर जो उसकी प्राकृतिक संसाधन देखें तो उसमें संभल काफ़ी आगे है। पहले इसका इतिहास भी बहुत समृद्ध रहा है। तो दोनों तरीके से चीज़ें की जा रही है। एक तो ये कि यहाँ संभल को एक पर्यटन नगरी के तौर पे विकसित किए जाने पर उसके मूल में है कि जब हम कहीं से इन्वेस्टमेंट लाएंगे तो उसके लिए सुरक्षा हो और जो इसकी पूरी पृष्ठभूमि हो उसके अनुरूप सारी चीज व्यवस्था की जाए। ATS का जो एस्टेब्लिशमेंट है इसी को लेके किया गया है, क्योंकि जब आप संभल का इतिहास देखेंगे तो एक समृद्ध इतिहास के साथ साथ एक पैरेलल अपराधों का भी इतिहास रहा है। तो हम सरकार की कोशिश है कि हर तरीके से वो सुरक्षा कवर दिया जाए संभल को, जिससे संभल को विकसित किया जा सके। ये उसी योजना का हिस्सा है। सर, संभल हिंसा के बाद से भी क्या कुछ ऐसे लोग गिने गए हैं कि जो उन आतंकवादियों में सम्मिलित हुए हों? क्योंकि संभल में तमाम आतंकी और संगठन सक्रिय पाए गए हैं और यहाँ पर जो कास्तूर और जो असली भी यहाँ पर मिले थे संभल। देखिए, इसको लिंकेज कहिए, संभल का लिंकेज मिला है, सीधे तौर पर कोई नहीं पर लिंकेज मिला है। अब पुलिस का और हमारी जो LIU है उन सब का लगातार ये काम रहा है और उसमें करते भी रहे हैं, सूचनाएं एकत्रित भी पहले से है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आज अगर सभी लोग यहाँ से हट गए तो फिर बाद में नहीं आ जाएंगे या आज हैं तो हमेशा रहेंगे। ये एक सतत प्रक्रिया है, वो लगातार चल रही है। चिन्हांकन का काम जारी है। मैंने आपसे कहा माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है विकास, और विकास को फलने फूलने के लिए जरूरी वातावरण हो, वो तैयार हो, और वो एक जरूरी वातावरण सबसे पहले उसमें सुरक्षा और उसके ऊपर भी काम।